अगर आपने 10 लाख की 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो आज की डेट में अराउंड 30 लाख की होगी। अगर आपने 10 लाख म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया होता तो वो आज 60 लाख के आसपास होता। यहाँ पर रियल एस्टेट ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जो कि बेसिकली होता है कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेंट पे चढ़ाने के लिए। दूसरा, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि आपके खुद के रहने के लिए आप रियल एस्टेट ना खरीदें। खुद का घर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट की वैल्यू ईयर ऑन ईयर पिछले 10 से 15 सालों में 9% के आसपास इंक्रीज हुई है। यही आप दूसरी जगह पर अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, और स्टॉक मार्केट में मैं टिपिकली म्यूचुअल फंड्स की ही बात करूंगा, कोई भी अच्छे म्यूचुअल फंड का रिटर्न ऑन एन एवरेज CAGR 15% रहा है। एक जगह 9% है और दूसरी जगह 15% है। अब इसका साफ सा मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी 2010 में खरीदी थी 10 लाख की, उसका आज की डेट में, अच्छा एक चीज़ मैं पहले बोल लूँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू एरिया पे भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है मैं किसी स्पेसिफिक एरिया की, कुछ एरियाज में बहुत अच्छी अप्रिसिएशन भी हो सकती है प्रॉपर्टी की, कुछ एरियाज में बहुत कम अप्रिसिएशन भी हो सकती है, इवन डिप्रिसिएशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, मैं एवरेज बोल रहा हूँ। अगर आपने 10 लाख की 2010 में प्रॉपर्टी खरीदी थी एट ए कंपाउंड CAGR ऑफ 9%, वो आज की डेट में अराउंड 30 लाख की होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने 10 लाख म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया होता तो वो आज 15% CAGR पे 60 लाख के आसपास होता। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया आपके सामने। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, हम प्रॉपर्टी अक्सर लेते हैं रेंट कमाने के लिए। देखो, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो होता है आपका रेजिडेंशियल, दूसरा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेजिडेंशियल में आपको रेंट मिलता है अराउंड 2 to 3% ऑफ योर परचेज प्राइस, और कमर्शियल में आपको 3 to 4% मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन एरिया। अब 2 to 3% 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का हो गया 2 से 3 लाख, जो कि आपका महीने का हो गया मोटा मोटा 20,000, और ये मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 15 से 20,000 ही मिलता है महीने का 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का। कमर्शियल का आपको मिल जाएगा 25 से 30,000। इसका कंपैरिजन हम दूसरी साइड पर करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो डिविडेंड मिलते हैं। डिविडेंड भी हमारे या तो हाफ ईयरली मिलते हैं, या फिर एनुअली मिलते हैं, या फिर इवन क्वार्टरली भी मिलते हैं कुछ कंपनीज में। अब अगर आप अच्छी कंपनीज, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, आपको अराउंड 1.5 to 2% का डिविडेंड तो हर साल मिल ही सकता है। मतलब 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में आपका जो कैश फ्लो हो गया, दैट वुड बी 1.5 से 2 लाख, जो कि आपका मंथली कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 के आसपास बन जाता है। तो रेंट और इसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे, नो डाउट रेंट जीतेगा। रेंट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, बट जो पिछला पॉइंट गिनवाया था CAGR वाला, उसमें रेंट 6% से कम अप्रिशिएट हो रहा। करेक्ट, CAGR इसकी 6% से कम थी, बट यहाँ पर जो रेंट ज़्यादा है वो 1% से ज़्यादा है, 1 या 1.5% से ज़्यादा है कंपेयर टू डिविडेंड्स। तो अभी भी अगर हम रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टॉक्स जीत रहे हैं। एक तो ग्रो करके ऐप है, GROWW, दूसरा IND मनी का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ग्रो ऐप आप डायरेक्टली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम फॉर IND मनी। ये ऐप्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप्स हैं, तो इनमें आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट आपको डालना है, बहुत सेफ ऐप्स है। दूसरा, अगर आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से एक ऐप है स्मॉल केस, विच इज अगेन सेबी रजिस्टर्ड। स्मॉल केस में आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स का एक बास्केट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें बहुत डिफरेंट आपको पोर्टफोलियोज मिल जाएंगे। आप एक पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका CAGR आपको आराम से 15 से 20% के बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, प्लस उनके डिविडेंड यील्ड 1.5 से 2% के बीच में आपको मिल जाएगी। तो दो ऐप्स बताई मैंने, IND मनी और स्मॉल केस का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा होगा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है कितनी जल्दी हम अपना पैसा जो हमारा इन्वेस्ट हुआ हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं। अब आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट में आपने कुछ पैसा डाला हुआ है, आप उसको इमीडिएटली निकाल सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड रियल एस्टेट में अगर आपका पैसा अटक गया, कम से कम भी आपको 6 महीने से 1 साल लग जाता है। अगर आप बहुत लकी हो बंदा तो 2-3 महीने में भी बिक जाती है, बट 6 महीने तो एवरेज लगाकर चलो ही 6 महीने लगते हैं प्रॉपर्टी बेचने में। तो वहाँ पर लिक्विडिटी इमीडिएट है स्टॉक्स में, और रियल एस्टेट में लिक्विडिटी 6 महीने की है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कुछ केसेस में। अगर कोई इमरजेंसी हो गई जहाँ पर आपको पैसे चाहिए, आपका तो पैसा अटका हुआ है रियल एस्टेट में, आप निकाल नहीं सकते, जबकि स्टॉक मार्केट में आपका निकल सकता है बस। चौथा पॉइंट हो गया हमारा टैक्स सेविंग्स का। रियल एस्टेट में एक बेनिफिट ज़रूर है, इसमें आप लोन लेंगे, हाउसिंग लोन लेंगे, तो आपको इंटरेस्ट पर टैक्स सेविंग्स मिलती हैं अप टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है,
हम सिर्फ और सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो 2 लाख की अपर लिमिट है। अब इसका मतलब ये अगर कोई 30% वाले ब्रैकेट में है तो 2 लाख में पर बनता है 30%, 60,000 का टैक्स सेव्ड, तो 60,000 उसका टैक्स बच जाएगा। यही मैं आपको स्टॉक्स से भी कंपेयर करवाता हूँ। स्टॉक्स में आपकी टैक्स सेविंग होती है, ये बहुत लोगों को पॉइंट पता नहीं है। अगर आपको कैपिटल गेन्स होता है, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो आप पर सिर्फ 15% टैक्स रेट लगता है, 30% नहीं लगता। 30 जिसका 30% ब्रैकेट है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपका 30% ब्रैकेट है। और अगर लॉन्ग टर्म है तो सिर्फ 10% टैक्स रेट लगता है आप पर, तो यहाँ पर आपकी 20% टैक्स सेविंग्स होती है। तो 20% टैक्स सेविंग्स पर भी कोई लिमिट नहीं है। एक वैसे मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ, इसमें मतलब बहुत एक्यूरेट कंपैरिजन ड्रॉ कर नहीं सकते, बट मैं एक फिगर लेके बता रहा हूँ। मान लो 1 करोड़ का आपने लोन लिया, मान लीजिए 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8.5 लाख पर एनम आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे। अब आपको टैक्स सेविंग की अपर लिमिट 2 लाख बताई थी, 2 लाख पे 60,000 की टैक्स सेविंग होगी आपको। दूसरी साइड पर स्टॉक्स में, मतलब म्यूचुअल फंड्स में, आपने 1 करोड़ डाला, उस पर 15% रिटर्न बनता है आपका 15 लाख। उस पर जो 20% टैक्स सेव है दैट इज 3 लैक्स, तो यहाँ पर आपको 3 लाख की टैक्स सेविंग्स हो रही है। ये भी अभी जो कंपैरिजन बताया वो एक्यूरेट नहीं है बताना, क्योंकि वहाँ पर हम लोन ले रहे हैं और यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी नहीं है उसमें, बट एक आइडिया देने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत बेनिफिट है टैक्स का। 5वां पॉइंट होगा, प्रॉपर्टी को आपको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स, उसके मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसकी हाउस कीपिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है, साफ सफाई भी तो रखनी पड़ेगी ना। म्यूचुअल फंड्स में आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक जगह डाल लिया, ख़त्म, वो अपने आप ग्रो करेगा। देखो 6वां पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। प्रॉपर्टी खरीदना आसान नहीं है, प्रॉपर्टी बेचना भी आसान नहीं है, और रेंट पे किसी को रखना, टेनेंट को रखना बहुत ही मुश्किल है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए देखो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको चाहिए टाइटल डीड, आपको चाहिए सेल डीड, आपको चाहिए इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो टाइटल आपका बताता है कि पोजेशन टाइटल मेरे पास है। आपको बहुत सारे और चाहिए, आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस की रिसीट चाहिए, आपको एनओसी चाहिए, आपको पीओए चाहिए हो सकता है, और आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, आपको पोजेशन लेटर देना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं प्रॉपर्टी की खरीद बेच में, तो ये सिरदर्दी है। जिसको स्ट्रेस नहीं चाहिए उसके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। ऑन द अदर हैंड रेंट, अच्छा वो अदर हैंड छोड़ो, रेंट की बात ही करते हैं। टेनेंट रखा आपने, नहीं निकलता वो, फिर बहुत मुश्किल होता है। कई कब अगर आपको टेनेंट अच्छा मिल गया तब तो भाई चांदी है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बट अगर टेनेंट थोड़ा सा भी दिक्कत देने वाला मिल गया तो उसको कभी कभार निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। ऑन द अदर हैंड म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है, IND मनी स्मॉल केस, जहाँ पर ही आपको ग्रो ऐप पर जहाँ पर ही आपको अकाउंट बनाना है, और उसमें डायरेक्टली अपना पैसा डाल लेना है। ये झंझट ही नहीं है उसमें। तो देखो बॉस, कंक्लूजन यही है, स्टॉक मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता। रियल एस्टेट एक टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ और एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, बट पिछले कुछ डेकेड्स में स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म करा है रियल एस्टेट को। रियल एस्टेट अब ओल्ड स्कूल हो चुकी है। अब जो फ्यूचर है वो एक्चुअली में स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो का है। क्रिप्टो थोड़ा सा अभी लोगों को फ्रॉड वाला एंगल लगता है, हालांकि वो है नहीं, वो किसी और दिन के लिए डिस्कशन रखते हैं। अगर आपके पास और भी कोई इसके अलावा पॉइंट्स हैं जो मैं शायद मैंने कवर नहीं करे, तो फील फ्री टू कमेंट। चलो, टेक केयर, हैव ए वेरी गुड डे।